हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। कल हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था और लेक्चर नंबर 1 जो था वो कूलम्स लॉ है। उसको 2 वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी लाइव हैं। जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है इसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एफएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो कभी नहीं आया। इसको हम शॉर्ट डेफिनेशंस कह सकते हैं। शॉर्ट डेफिनेशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक डेफिनेशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूसरी डेफिनेशन है। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसके बारे में मुख्तलिफ बातें करेंगे और उन तमाम बातों और डिस्कशन से हमारे पास MCQs के आंसर्स हम दे सकेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन हमसे किसी भी तरीके से पूछा जाए तो उसका आंसर जो है वो हम दे सकेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री और कूलम्स लॉ के हवाले से बात करना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टर्म है ये कब और किस तरह से इस्तेमाल हुई। चार्जेस 2 किस्म के होते हैं, ये हिस्ट्री है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से अब ये बात हमें हर तरह से मालूम है कि चार्जेस 2 तरह के होते हैं, उनकी 2 तरह की नेचर है। पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। चार्जेस का जो बिहेवियर है उसके बारे में भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद है कि जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक नोन फैक्ट है। इतनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद 1784 में जो कूलम का लॉ आया था जिसको हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 1 में, उस लॉ में जो क्वांटिटेटिव नेचर थी कि 2 चार्जेस जो हैं वो जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की जो क्वांटिटी होगी या उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कूलम्स लॉ में ये बात बड़े ही अच्छे तरीके से वाज़ह है। कूलम्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास वो हम ऑलरेडी जानते हैं, FE = K Q1 Q2 / R²। ये कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है जिससे हम पॉइंट चार्ज Q1 और पॉइंट चार्ज Q2 के दरमियान जो फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ की जहाँ तक बात है तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव नेचर है, क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं, पहला पॉइंट ये है कि चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। इस ऑब्जर्वेशन को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी कर चुके हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है उसको भी हम कूलम्स लॉ से कैलकुलेट कर चुके हैं। कूलम्स लॉ तक 2 बातें हमारी पूरी हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है और उस इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। कूलम ने ये वाला काम तो कर लिया लेकिन कूलम 2 बातों के आंसर्स नहीं कर सका। वो 2 बातें कौन सी हैं? नंबर 1, व्हाट इज द नेचर, what is the nature of electric force, या इसी को हम दूसरे अंदाज में कह सकते हैं, how electric force और why electric force is there between 2 point charges एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि
how electric force transmit from one charge to another। कूलम से भी डेफिनेटली किसी ने पूछा होगा कि आपका ये काम तो बेहतरीन है कि जिसमें आपने दो चार्जेस के दरमियान जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाया है, तो आप हमें ये भी गाइड करें, ये भी बताएं कि वाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ देयर बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों एग्जिस्ट करती है, ये भी हमें बताइए। और दूसरा हमें ये बताइए कि हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस थे जो उस वक़्त के लोगों ने कूलम से पूछे थे, तो कूलम इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर है वो नहीं कर पाया। हालांकि कूलम का ये जो काम है ये 1784 का बेहतरीन काम है और आज तक इसको हम बेहतरीन काम के तौर पे जानते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं। इतने बेहतरीन काम करने के बावजूद या इसके बाद कूलम इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो नहीं कर पाया, राइट। ये दोनों क्वेश्चंस ओपन आफ्टर 1784, ये क्वेश्चंस ओपन हैं, कोई भी इसका आंसर कर सकता है। तो आज अगर हम इसकी बात करें कि ये जो दोनों क्वेश्चंस अगर आज के दिन में हमारे लिए ओपन हों, अगर हमसे किए जाएं, तो हम इनका आंसर किस तरह करेंगे। अब इसमें जहाँ तक बात है पहले क्वेश्चन की, जिसमें ये है कि वाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ देयर बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, इसका जो आंसर है कि वाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ देयर बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, इसका आंसर हम अभी तक इसको ये नहीं दे सके, या यूँ कह लें कि इसके बारे में जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, इसके बारे में डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, या इसके बारे में किसी की कोई सजेशन है, तो वो सजेशन आर्टिकल या थ्योरी ही है, वो एक बाकायदा लॉ या जिसको हम कहें कि एक फ़ाइनल बात जो होती है कि फ़ाइनल वर्ड्स हैं कि ये रीज़न है कि ये रीज़न है जो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो इसका आंसर अभी तक हम नहीं दे सके। तो इसके आंसर में हम सिर्फ यही कह सकते हैं, या अभी तक यही हम जो सबसे जस्टिफाई जो बात है वो यही हम करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज़, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ नेचुरल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ नेचुरल फोर्स, दैट्स ऑल। ये बात जो है ये कहकर हम इसको मुतमईन कर देते हैं या अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ नेचुरल फोर्स, लाइक मतलब दूसरी और भी नेचुरल फोर्सेस हैं जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको हम एज इट इज़ मानते हैं कि ये नेचुरल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये सारी फोर्सेस जो हैं इनको हम एज इट इज़ मानते हैं कि ये सारी नेचुरल फोर्स हैं, मतलब ये हैं, इनको हम एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे डिस्कशंस लेके चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन कूलम से पूछा गया था वो कूलम भी नहीं बता सका और आज हम भी इसको नहीं बता सकते, और सिवाय सिर्फ ये कहने के कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ नेचुरल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। अब जहाँ तक बात दूसरे क्वेश्चन की है, हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर, कूलम ने नहीं इसको एक्सप्लेन किया, उसने इंटेंशनली नहीं किया या नहीं हुआ नहीं, या ये बात उस वक़्त दब गई। बहरहाल ये क्वेश्चन तो मौजूद था और इसका जो आंसर था कि वाई इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर, इसका आंसर जो है ये दिया एक बड़ा ही पॉपुलर हैं साइंटिस्ट माइकल फैराडे। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में खासा काम किया। तो माइकल फैराडे जो है वो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो है वो अपने टॉपिक की तरफ जो है अपनी डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं, और हमारी डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड उस तक हम आ रहे हैं। ठीक है जी। इतनी चीज़ें जो है ये आप नोट कर लें। ठीक है, एक समरी बना लें, इलेक्ट्रिक फोर्स, इस मैग्नीट्यूड, दो क्वेश्चंस और फिर उनके दोनों के आंसर्स। ठीक है जी। तो माइकल फैराडे ने इस बात का आंसर कि हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने
इंट्रोड्यूस करवाया एक कॉन्सेप्ट। उसने कहा कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर लग सकती है या लगती है। तो उसके लिए जो उसने आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया, उस आइडिया में उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसने उस सबसे पहले माइकल फैराडे ने ये इंट्रोड्यूस करवाई ये टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइकल फैराडे ने कहा कि जब एक चार्ज, फर्ज करें कि ये एक पॉइंट चार्ज है Q1 और ये जो एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन में उसने एक नई टर्म कही, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं, द स्पेस और रीजन around a charge, point charge, within which its effect can be influenced। ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो माइकल फैराडे ने कहा कि दो पॉइंट चार्जेस या दो चार्जेस के दरमियान जो इंटरेक्शन है, उसके लिए आप पहले ये समझें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। किसी भी चार्ज के अराउंड, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये उस किसी भी चार्ज की एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है कि कोई चार्ज अपने अराउंड एक ऐसा फील्ड, एक ऐसी स्पेस बनाता है जहाँ तक उस चार्ज का जो अफेक्ट होता है वो फील होता है। अब डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि जो चार्ज का अफेक्ट है वो कोई चार्ज ऑब्जेक्ट ही उसको एक्सपीरियंस करेगा, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो चार्ज पार्टिकल्स जो है उसके करीब आने से उस पर फोर्स लगे तो डेफिनेटली वो चार्ज ऑब्जेक्ट ही होता है। तो किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड, उसके अराउंड 3 डायमेंशन में हर तरफ, लेफ़्ट राइट अप डाउन बैक फॉरवर्ड, हर तरफ जो है ये स्पेस होती है जहाँ तक उस चार्ज का जो अफेक्ट है, या उस चार्ज ने अगर किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करना है या रिपेल करना है तो वो उस रेंज के अंदर, जब कोई दूसरा चार्ज आता है उस रेंज के अंदर, तो फिर वो चार्ज उस पर अपना अफेक्ट दिखाता है। तो वो जो रीजन होगा, दैट रीजन अराउंड द चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा रेस कर लेते हैं और नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ स्पेस और रीजन। एक्चुअली फर्ज करें कि ये हमारे पास एक चार्ज Q है, इस चार्ज Q की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, राइट, ये फिर मैं वर्ड लिख रहा हूँ, ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये वो प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है दैट इज़ सम काइंड ऑफ, जैसे आजकल मॉडर्न हम टर्म यूज़ करते हैं बिल्ट इन। जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट को, जैसे मोबाइल ख़रीदते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ख़रीदते हैं, तो उसके अंदर एक फंक्शन होता है जो कि बिल्ट इन होता है। वो फंक्शन जो होता है वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो उसने उसके अंदर जो है उसको बनाते वक्त उसके अंदर वो फंक्शन रख दिया है, तो उसको हम उसकी जो है वो बिल्ट इन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा बदल के बिल्ट इन प्रॉपर्टी को हम इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है वो कह लेते हैं कि चार्ज है, अगर कोई पार्टिकल चार्ज है तो फिर उसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने अराउंड जो स्पेस है उस स्पेस में जो है उसका अफेक्ट जो है वो फील होता है, राइट। ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। पहली बात तो उसने ये कही कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट जो है वो मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे इस टॉपिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है वो डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे ये बड़ा सा डॉट जो है, ये इसको मैं कहूँ कि ये चार्ज है और उसके साथ में छोटे छोटे ये डॉट्स बनाता जाऊँ, तो ये जो डॉट्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वो जगह है जहाँ तक इस चार्ज Q का जो अफेक्ट है वो एक्सपीरियंस होगा। तो इसमें अब एक कन्वेंशन जो है वो ये है कि जहाँ पर इन डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा है, राइट, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पर इन डॉट्स की डेंसिटी कम है
डॉट्स जो है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। आम तौर पे किसी भी चार्ज के करीब जो है वो डेंसिटी ऑफ डॉट्स जो होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर चार्ज से दूर जाएं तो जो डॉट्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि उस पॉइंट चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। सो डेंसिटी, इसको मैं लिख भी देता हूँ, आप लोग नोट कर लें। डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज़ represents strength of electric field, represents strength of electric field, right? तो जितनी डेंसिटी ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो माइकल फैराडे की पहली बात कि किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक कि वो अपने अराउंड जो है वो एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, और ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दूसरी बात फिर माइकल फैराडे ने कही कि अब अगर कोई और चार्ज जो है वो इस फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, राइट, इफ another charge, particle or object interacts with this electric field, it will experience a force known as इलेक्ट्रिक फोर्स। दो पार्ट्स हो गए। तो माइकल फैराडे ने दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर, उसके लिए दो बातें की। पहली बात कि चार्ज जो है, जिस चार्ज ने फोर्स लगानी है या जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उस चार्ज के अराउंड फील्ड बनेगा। और दूसरी बात कि जब कोई और चार्ज उस फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उस चार्ज पर फोर्स लगेगी। जैसा कि अगर ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज Q है और ये इसका फील्ड है जो आप लोग देख रहे हैं, और मैं अज्यूम करूँ कि यहाँ पर एक जो है वो चार्ज है Q0 जो कि कोई और चार्ज है। ये चार्ज यहाँ पे आया जो कि इसके, ये वहाँ आ गया जहाँ इस Q चार्ज का फील्ड है। तो जब ये फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो फ़ौरन जो है वो इस Q0 के ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी। वो फोर्स अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, डिपेंड्स कि इस चार्ज की जो नेचर है, पोलैरिटी है, वो क्या है, ये पॉजिटिव है या फिर ये चार्ज नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक और बात मैं करता चलूँ कि इस टॉपिक में हमने जो है एक तो लेना है पॉइंट चार्ज, जैसा मैंने ये वाला लिया है Q। दूसरा चार्ज जो हमने लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा Q0, इस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, राइट। इसका नाम होगा टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज जो है ये एक ऐसा चार्ज होता है जिसको हम डिफरेंट स्टडीज़ के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इस चार्ज की प्रॉपर्टी ये है कि इस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ ना कुछ है, बहुत स्मॉल है। इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा कि इस चार्ज का बना, इस टेस्ट चार्ज का वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी चार्ज तक महदूद है। ये एक मतलब फंडामेंटल सा एक हमने जो है वो बात एक्सेप्ट कर ली कि इस तरह का चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कुछ लोग इस तरह भी कह लेते हैं इस बात को कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, किसी हद तक ठीक है। या ये कहना कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी चार्ज की जो बाउंड्री है या इसकी जो सरफेस है उसी तक महदूद है, राइट। ये सिर्फ इसी टॉपिक में या इसी आर्टिकल में। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आप इसको फिर इस अंदाज में समझ लें कि ये पहला केस है जिसमें हमने एज्यूम किया है कि एक ऐसा चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसका इसके साथ इंटरेक्शन स्टडी करेंगे। और जब हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, तो उसमें फिर हम इस चार्ज को ही वो चार्ज ले लेंगे कि जिसका अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है,
फिर वो चार्ज और ये चार्ज Q एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेंगे वो फिर लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे। दो केसेस बना लें इसको कि ऐसा चार्ज जिसका फील्ड नहीं है और ऐसा चार्ज जिसका फील्ड है। तो पहला केस Q0 टेस्ट चार्ज नो फील्ड, दूसरा केस कोई और चार्ज Q उसका फील्ड, और फिर वो इंटरेक्शन कैसे करेंगे लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। ठीक है जी। तो अब ये जो Q0 है ये जब भी इस चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो फिर ये जो Q0 है वो डेफिनेटली इस चार्ज का जो फोर्स है उसको एक्सपीरियंस करेगा। तो ये दो जो है क्वेश्चंस जो थे उसका आंसर कंप्लीट हुआ। तो माइकल फैराडे ने 1 और 2 जो भी पॉइंट्स थे वो एक्सप्लेन कर दिए। हाउ फोर्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और एक और जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसा कि ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी का जो वर्ड है इसकी जगह समटाइम्स हम यूज़ कर लेते हैं स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये जो है ये एक टर्म यूज़ होती है यहाँ पर, या वैसे एज ए एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करें। डिफाइन करेंगे इसको हम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड in an electric field of a point charge। ठीक है जी। ये देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये जो अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, टेस्ट चार्ज, अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको भी नोट करना है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमने इसको पॉजिटिव ही लेना है हमेशा। Force experienced by a unit positive test charge placed in an electric field of a point charge। इसको मैं यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो Q है ये एक पॉइंट चार्ज है और ये जो डॉट्स हैं ये सारे डॉट्स जो हैं वो इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो Q0 है वो हमने इसके यहाँ रखा, इसको हमने R डिस्टेंस पर इस चार्ज से रखा। तो इस Q0 पर कितनी फोर्स लगेगी इस Q की वजह से, इस Q की तरफ से, तो दैट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज Q0 विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पॉइंट चार्ज Q। ये आपने याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी फाइंड होगी, इस चार्ज Q की, राइट, और फोर्स लगेगी किस पर, Q0 पर। तो मैथमेटिकली अगर इसको मैं लिखूं तो मैथमेटिकल जो आंसर होगा, मैथमेटिकली अगर इस चीज़ को मैं लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है E that will be equals to F over Q0। इसमें E जो है that is electric field strength और F जो है force, Q0 जो है that is test charge जिस पर force लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और चूँकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके जो यूनिट्स हैं वो भी हम यहाँ से बना सकते हैं। तो यूनिट्स के लिए आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स न्यूटन, फोर्स के न्यूटन और Q0 के कूलम, तो ये आएंगे न्यूटन पर कूलम, जिसको हम न्यूटन पर कूलम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने डिफ़ाइन कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये क्या है। ऑलराइट, ये भी क्लियर हुआ। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मज़ीद जो है ना आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको अभी मैं रहने देता हूँ, यहाँ से इसको रेज करता हूँ। अब देखिए इस फॉर्मूले में E इज़ इक्वल टू F ओवर Q0, इसमें F जो है ये फोर्स है जो इस Q0 पे लग रही है। इस फोर्स की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं। तो कूलम्स लॉ की जो फॉर्म है हमारे पास दैट इज़ FE इक्वल्स K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस फॉर्म से हम
कूलम्स लॉ की फॉर्म से इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स फाइंड कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। जितनी फोर्स क्यू नॉट पे लगाएगा उतनी क्यू नॉट क्यू पे लगाएगा। तो फिलहाल हमें ज़रूरत है कि कितनी फोर्स ये क्यू चार्ज क्यू नॉट पे लगाता है, तो वो भी हम इस फॉर्मूले से कूलम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। तो कूलम्स लॉ में अब इसको मैं लिख लेता हूँ F, जो कि फोर्स लगा रहा है ये वाला Q इस Q नॉट पे, K जो है वो कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों चार्जेस के दरमियान हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये फ्री स्पेस है। तो वैसे तो मैं इसको K ही लिख रहा हूँ, अगर लिखना पड़ जाए तो 1/4 पाई भी लिखा जा सकता है, फिलहाल K लिखता हूँ। Q1 जो है दैट इज़ Q दिस वन, Q2 जो है दैट इज़ Q नॉट एंड और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ R, तो इसमें R² आ जाएगा। अब ये जो F की वैल्यू है, ये जो फोर्स है, इसको हम इस वाली इक्वेशन में इस F की जगह लगा देते हैं, राइट। तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो रिप्लेस दिस वैल्यू, रिप्लेस इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास E जो है यहाँ पर वो आएगा 1/Q नॉट, और F की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो K Q नॉट ओवर R²। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो F की वैल्यू लग गई, Q नॉट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो E जो है वो आएगा K Q ओवर R²। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं किसी पॉइंट चार्ज Q की, और कितने फासले पर, R पर, राइट। और इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको मैं लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म में, तो जस्ट इसको हम यही कहेंगे कि जो E की जो वेक्टर फॉर्म है दैट इज़ KQ ओवर R², और यहाँ पे R यूनिट वेक्टर हम ले लेंगे। तो इस E की डायरेक्शन इस R की तरफ होगी, और ये जो R है दैट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R। अगर ये Q नॉट यहाँ है तो R की इस तरफ डायरेक्शन, अगर ये Q नॉट यहाँ है तो इसमें, अगर ये Q नॉट यहाँ है तो फिर ये वाला R होगा, और फिर इस R की जो डायरेक्शन है वो भी उसी तरफ को होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, अगर किसी और जगह तो उसके मुताबिक ये डायरेक्शंस चेंज होंगी, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलराइट, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें न्यूमेरिकल्स के हवाले से ये एक्सप्रेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें जब हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये खासा यूज़ होता है, ठीक है। तो याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो Q चार्ज की फाइंड होगी, जिस पर लगेगी वो नहीं आया यहाँ पे, जो चार्ज टेस्ट चार्ज जिस पर लगनी है वो नहीं आया, ये स्ट्रेंथ इस Q की फाइंड होगी, और ये पता है कि वो जो चार्ज है वो इस Q से कितने डिस्टेंस पर है, R पर। अब एक और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ हम जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो ये कि जो E है उसका R के साथ जो रिलेशन है बन रहा है वो रिलेशन इन्वर्स है। अगर आप देखें, बल्कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बन रहा है कि जितना R इंक्रीज़ करेगा तो E जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसके स्क्वायर से जो है वो डिक्रीज़ करेगी। इसका मतलब ये भी है कि बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। मसलन R जो है वो अगर डबल हो जाता है, R अगर डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, तो R का मतलब है ये 2R हो गया, तो 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 4 टाइम्स डिक्रीज़ करेगी। अगर ये R जो है वो 3 टाइम्स होता है, तो 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है, इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो 9 टाइम्स जो है वो डिक्रीज़ करेगी, और 4 है तो फिर 16 टाइम्स डिक्रीज़ करेगी। तो ये बड़ी तेज़ी से जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज़ करती है अगर ये टेस्ट चार्ज इस Q से जो है इसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि किसी पॉइंट चार्ज Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ तक होगा, कितना होगा, तो उसमें आपने ये याद रखना है कि किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और वो कितने दूर तक जो है एक्सपैंड करता है। जनरली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे जाके ज़ीरो होता है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट आप लोगों ने समझना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होता है। ये चार्ज है, इसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, वीक 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 वीकर वीकर वीकर, बहुत ज़्यादा वीक हो गया,
फर्दर हम जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। तो इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे जाके अगर ये r जो है ये इन्फिनिट होता है, तो इन दैट केस ओनली e बिकम्स ज़ीरो, अदरवाइज़ e जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, फ़र्ज़ करें अगर ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 के मैग्नीट्यूड से बहुत ज़्यादा है। अब दोनों के बारे में ये बात है कि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट होगी, या एक जितने डिस्टेंस पर दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। अगर मैं Q1 से R डिस्टेंस लेता हूँ और Q2 से मैं R डिस्टेंस लेता हूँ और ये दोनों डिस्टेंस सेम हैं, तो इस पॉइंट P पर और इस पॉइंट P पर जो कि एक जितने डिस्टेंस पर है इस Q2 से, दोनों चार्जेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होगी। Q1 की स्ट्रेंथ होगी E1 और Q2 की जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी E2, और ये जो दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होगी क्योंकि दोनों चार्जेस Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। तो Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है तो इससे एक जितने फासले पर जो इनकी स्ट्रेंथ्स हैं वो डिफरेंट्स होंगी, लेकिन दोनों की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो हम कहेंगे इन्फिनिट डिस्टेंस पर जाकर ज़ीरो होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो बात है ये कंप्लीट हुई। मैंने कोशिश की कि ये जो आज का टॉपिक है इसमें सिर्फ इतनी बातें डिस्कस करें।